हेलो बच्चों, तो आज आईएससी 2024 फिजिक्स स्पेसिमेन पेपर का सेक्शन डी लेकर आ गए हैं। सबसे पहले दिल से सॉरी, क्योंकि सेक्शन सी ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले मैंने अपलोड किया था और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया कुछ काम से कि मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दैट। और उसके साथ साथ दिल से बहुत बहुत शुक्रिया तुम सबको, क्योंकि तुम सबका प्यार से ऑलरेडी हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया है। लेकिन ये सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है, इसके बाद और भी आगे जाना है। हम सबको एक साथ मेहनत करना है। मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा और तुमको अच्छे से पढ़ के बढ़िया सा रिजल्ट करना है, फिजिक्स में फोड़ना है। एम आई क्लियर बच्चों? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपना सेक्शन डी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 18 का 1A क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ क्लोज्ड लूप ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम, मतलब रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 10 ओम, is free to rotate about an axis passing through its plane and the center। तो ये जो लूप है ये कैसे है ये मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। सोचो, ये एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से एक रोप से इस लूप को हम लोगों ने लटकाया है। ओके बच्चों, इस लूप का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10 ओम। इट्स फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स प्लेन एंड द सेंटर इफ द लूप इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये अपना लूप है, अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसा है। ओके, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो लूप का जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो भी इसी तरफ होगा, एरिया का जो डायरेक्शन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो θ1 का वैल्यू होगा दैट इज 0 डिग्री। एम आई क्लियर? इफ द लूप इज प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड B 0.2, तो B का वैल्यू क्या है? 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड टर्न थ्रू 180 डिग्री इन 0.02 सेकेंड। तो ये पूरा टर्न हो गया, उल्टा तरफ चला गया, मतलब A चला गया है उल्टा तरफ। तो पहले B और A था पैरेलल, अभी B और A हो गया है एंटी पैरेलल, मतलब हम लोग θ2 लिख सकते हैं 180 डिग्री। और कितना टाइम में ये चेंज हुआ है? दैट T इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड्स। एम आई क्लियर? देन डिटरमाइन इंड्यूस्ड ईएमएफ, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इंड्यूस्ड करंट तो I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जब ये लूप ऐसे था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल था, उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स था उसको अगर हम लोग φ1 पकड़ लेते हैं तो हमें पता है φ1 इज इक्वल टू BA cos θ1 एंड φ2 इज इक्वल टू BA cos θ2। Am I clear? तो जो चेंज इन फ्लक्स होगा डेल फाई विल बी इक्वल टू φ1 माइनस φ2। Am I clear? तो डेल फाई इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1। यहां पर सिर्फ वैल्यूज बिठा देते हैं, तो BA कॉमन ले लिया, cos θ2 माइनस cos θ1। B का वैल्यू कितना है? 0.2। क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, मतलब इंटू 1। अब cos θ2 मतलब cos 180 डिग्री, θ1 मतलब cos 0 डिग्री। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0.2 इंटू 1 तो 0.2 ही हो गया। cos 180 डिग्री मतलब -1 एंड cos 0 डिग्री इज 1, तो -1 और -1 हो गया -2। तो बच्चों डेल फाई का वैल्यू हो गया 0.2 इंटू -2, isn't it? -2, तो ये हो गया -0.4। Am I clear?
अब देखो हमें पता है ये जो फ्लक्स चेंज हुआ है ये कितना टाइम में चेंज हुआ है, 0.02 सेकेंड में। तो देखो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू EMF, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी। तो माइनस डेल फाई बाई डेल टी, तो डेल फाई यहां पर हो गया माइनस ऑफ माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 0.02। Am I clear? तो बच्चों अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट। तो ये हो गया अपना EMF। और देखो रेजिस्टेंस ऑलरेडी दे दिया गया है, R इज 10 ओम, I हमें निकालना है तो ओम्स लॉ यूज करेंगे, I इज इक्वल टू V बाई आर और एप्सिलॉन बाई आर। तो एप्सिलॉन कितना हुआ 20, R कितना हुआ 10, तो I विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। सो दिस इज द सेकेंड आंसर। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो बच्चों अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, विच इज 18 का B, a wire is wound into a solenoid of length L and radius R। तो देखो यहां पर ऐसा कर लेते ये बिफोर, तो बिफोर जो लेंथ था दैट इज L एंड रेडियस था R, और आफ्टर इट हैज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ L। तो पहले इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस था दैट वाज L। बाय व्हाट फैक्टर डज द सेल्फ इंडक्टेंस चेंज, तो जो नया सेल्फ इंडक्टेंस उसको हम लोग L प्राइम पकड़ लेते, वो कितना फैक्टर में चेंज होगा इफ द सेम वायर इज वोन्ड इनटू अ सोलिनॉइड ऑफ हाफ द लेंथ हाफ द रेडियस। मतलब अभी लेंथ हो गया है L/2, रेडियस हो गया है R/2। एक डायग्राम से देख लेते हैं। सोचो ये अपना वायर है जिसको हमने सोलिनॉइड में कन्वर्ट किया है, तो इसका जो लेंथ है दैट इज L और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका जो रेडियस है दैट इज R। उसी वायर को हमने एक दूसरा सोलिनॉइड में कन्वर्ट किया है जब उसका लेंथ हो रहा है हाफ एंड रेडियस भी हो रहा है हाफ। तो मैं वैसे ही ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं लाइक दिस। तो लेंथ भी हाफ हो गया है L/2 एंड रेडियस भी हाफ हो गया है दैट इज R/2। एम आई क्लियर? समझ में आया? तो पूछा जा रहा है कि L जो नया इंडक्टेंस होगा जिसको हम लोग L प्राइम पकड़ रहे हैं उसमें कितना चेंज आएगा। एम आई क्लियर? तो बच्चों हम लोगों को पता है कि L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A डिवाइडेड बाई L। ये अपना सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। अब देखो A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई L। तो ये अपना इक्वेशन 1 हो गया जहां पे इसका सेल्फ इंडक्टेंस हुआ इतना। ओके, अब देखो एक सेम वायर को, एक ही वायर लिया गया था, उसी वायर को दूसरे एक सोलिनॉइड में कन्वर्ट किया गया है जब उसका लेंथ हो गया हाफ, रेडियस भी हो गया है हाफ। अब देखो उसका जो लेंथ, टोटल जो वायर था उसका लेंथ में थोड़ी कोई चेंज होगा, इजंट इट? तो हम लोग ऐसा एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सोचो जो पहला जो सोलिनॉइड था उसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है और दूसरा जो सोलिनॉइड है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर n प्राइम है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई r इंटू n, जो इस सोलिनॉइड का टोटल लेंथ होगा, मतलब इस वायर का टोटल लेंथ होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई, इसका रेडियस हो गया R/2 इंटू n प्राइम। अब देखो अगर दो साइड में काट लेते इसको तो 2 पाई कट गया, r और r कट गया। ओके, तो n प्राइम हो गया 2n। मतलब हमें समझ में आ रहा है ये जो नया सोलिनॉइड है, इस नया सोलिनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो पिछले वाले सोलिनॉइड का डबल हो जाएगा, इजंट इट? अब देखो जो नया सोलिनॉइड है उसका इंडक्टेंस है L प्राइम, तो L प्राइम इक्वल टू, अगर यही फॉर्मूला बिठाते हैं तो म्यू नॉट n स्क्वायर के जगह पर हम लोग n प्राइम का स्क्वायर लिख देंगे इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पर R/2 का होल स्क्वायर, मतलब
पाई आर स्क्वायर बाई 4, इजंट इट, डिवाइडेड बाई एल। तो एल के जगह पर एल बाई 2, तो एल 2 को लिख देंगे ऊपर, चला गया ऊपर। एम आई क्लियर? अब देखो एन प्राइम क्या था? 2n, इजंट इट? तो इस n प्राइम के जगह पर अगर 2n बिठा देते हैं तो l प्राइम इज इक्वल टू म्यू नॉट, n प्राइम के जगह पर 2n मतलब 4n स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4l। अब देखो 4 और 4 कट गया, तो l प्राइम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एल। म्यू नॉट हो गया, n स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, बाई एल भी हो गया, सिर्फ क्या रह गया? ये 2, तो इंटू 2 लिख देते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे इक्वेशन 1 में l इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एल है ना, तो यहां पर इस जगह पर ये सेम है तो इसको l लिख देते हैं। तो l प्राइम विल बी इक्वल टू 2 इंटू एल, मतलब जो नया इंडक्टेंस हुआ वो पुराने इंडक्टेंस का डबल हो गया। Am I clear? L प्राइम इज इक्वल टू 2 इंटू एल, मतलब ट्वाइस। ओके, दिस इज द आंसर। तो बच्चों अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का ही जो और वाला पार्ट है उसमें। तो 18(2) का ए, यहां पर क्या कहा जा रहा है? इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो यहां पर मैं सीरीज एलसीआर सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया अपना L, ये हो गया अपना C और ये हो गया अपना R। तो L C R, इसके साथ एक AC सोर्स कनेक्ट कर दिया गया है, कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। मतलब ये है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। देखो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बोला है, जब एसी का कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, वहां पे ना अगर अलग से बोल दिया गया पीक वोल्टेज तो तुम V0 यूज करोगे, लेकिन अगर कुछ भी बोला नहीं गया, मतलब सिर्फ बोला गया वोल्टेज, उसको हमेशा तुम लोग RMS पकड़ लोगे। सिर्फ बोला गया है करंट, उसको तुम लोग IRMS पकड़ लोगे। एम आई क्लियर? तो यहां पर 220 वोल्ट बोला गया है, मतलब VRMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट। 50 हर्ट्ज, F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। The readings of voltmeter across resistor, capacitor and inductor are 70 वोल्ट, 415 वोल्ट एंड 210 वोल्ट। तो यहां पर बोल दिया गया है कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर अक्रॉस रेजिस्टर इज 70 वोल्ट, यहां पर है 70 वोल्ट। अक्रॉस कैपेसिटर इज 415 वोल्ट, 415 वोल्ट एंड अक्रॉस इंडक्टर इज 210 वोल्ट। एम आई क्लियर? इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज 100 ओम, तो यहां पर बोल दिया गया है कि R इज इक्वल टू 100 ओम। कैलकुलेट करंट इन द सर्किट, मतलब IRMS हमें निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ L इंडक्टेंस, L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड वैल्यू ऑफ C कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहां पर इस रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया गया है और इसका रेजिस्टेंस भी बोल दिया गया है। अब अगर सिर्फ इस रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि IRMS इज इक्वल टू V बाई आर। तो V इज 70 वोल्ट, R इज 100, तो दिस विल बी 0.7 एम्पियर। अब देखो क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसीलिए इस रेजिस्टेंस से जितना करंट जाएगा इस कैपेसिटेंस से और इंडक्टर से उतना ही करंट जाएगा, इजंट इट? तो IRMS हो गया 0.7 एम्पियर। अपना जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया। तो दिस इज 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जहां पर हमें इंडक्टेंस निकालने के लिए बोला गया है, तो वो कैसे निकाले? अब देखो बच्चों, इंडक्टेंस कैसे निकाले? अब इस इंडक्टर के लिए हम लोग ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओके,
हमें पता है V इंडक्टर इज इक्वल टू IR मतलब IRMS इंटू XL इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो VL कितना है यहां पर दे दिया गया है 210 वोल्ट, तो 210 वोल्ट। IRMS का वैल्यू क्या है 0.7 इंटू XL। अब देखो XL इक्वल टू ओमेगा एल, या ओमेगा एल को हम लोग 2 पाई f इंटू एल लिख सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं XL इज इक्वल टू ओमेगा एल या 2 पाई f। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी इंटू एल। तो ये हो गया अपना XL। तो XL की जगह पर अगर 2 पाई f L बिठा देते हैं, 2 पाई f का वैल्यू हमारे पास है, तो L विल बी इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू 2 पाई इंटू f के जगह पर 50 हर्ट्ज। तो L का जो वैल्यू निकलेगा 0.96 हेनरी। तो L विल बी इक्वल टू 0.96। अपना सेकेंड आंसर भी निकल गया। अब लास्ट में C निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अब इस कैपेसिटर के लिए ओम्स लॉ यूज करते हैं। VC इज इक्वल टू IRMS इंटू XC। ओके, अब VC कितना है अक्रॉस द कैपेसिटर, जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज 415 वोल्ट, दैट इज 415 वोल्ट। तो दैट इज इक्वल टू IRMS मतलब 0.7, XC मतलब 1 बाई ओमेगा C, और उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 2 पाई f इंटू C। तो यहां से जो C का वैल्यू होगा, तो C विल बी इक्वल टू, C चला गया लेफ्ट में, यहां पर 0.7 डिवाइडेड बाई 2 पाई f के जगह पर 50 एंड 415 आ गया नीचे, तो हमें मिलेगा 5.37 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड, या C इज इक्वल टू 5.37 माइक्रोफैराड। तो हमें अपना आंसर 3 भी मिल गया। तो L, C और IRMS ये तीनों ही 1, 2 और 3 में अपने पास मिल गया। Am I clear बच्चों? समझ में आया? तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 18(2) का B। ओके, यहां पर क्या कहा जा रहा है, इफ द कैपेसिटेंस इन एन LC सीरीज सर्किट, तो मतलब यहां पर एक इंडक्टर रहेगा और एक कैपेसिटर रहेगा, दैट्स इट। ये L और ये C, और इसके साथ एक AC सोर्स। ओके, इन द कैपेसिटेंस इन एन LC सीरीज सर्किट इज डबल्ड। ओके, मतलब पहले अगर C कैपेसिटेंस C था, तो बाद में आफ्टर कैपेसिटेंस हो गया 2C। By what value should the inductance be changed to keep its resonance frequency constant? तो हमें जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसको सेम रखना पड़ेगा। ओके, तो इंडक्टेंस को कितना बढ़ाएं? अगर पहले इंडक्टेंस L था, तो अभी इंडक्टेंस को क्या करने से, L प्राइम कितना होने से जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगा। तो देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर LC, इजंट इट? अब देखो अगर FR कांस्टेंट है, 2 पाई तो कांस्टेंट है ही, तो हम लोग ऐसा ना लिख सकते हैं रूट ओवर LC इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो LC ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट, तो L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, इजंट इट? तो ये हमें इन दोनों का रिलेशन मिल गया। तो L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, मतलब इसके बाद ही, इतना लिखने के बाद हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फ्रॉम द अबव रिलेशन वी कैन से, वी कैन कंक्लूड के इफ कैपेसिटेंस विल बी डबल्ड देन इंडक्टेंस विल बी हाफ। ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसा भी किया जा सकता है, फ्रॉम हियर L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, मतलब L प्राइम बाई L, L प्राइम मतलब आफ्टर वाला पहले लिखा और बिफोर वाला बाद में, मतलब डिनोमिनेटर में लिखा, इज इक्वल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आफ्टर वाला नीचे लिखेंगे
क्योंकि यहां पर आफ्टर वाला न्यूमरेटर में था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए आफ्टर वाला यहां पर नीचे लिख दिया और ऊपर चला गया सी। एम आई क्लियर? तो सी और सी कट गया तो एल प्राइम विल बी इक्वल टू एल बाई टू, मतलब इंडक्टेंस विल बी हाफ्ड। दिस इज द आंसर। एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों?